बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अकाउंटिंग के अंदर यूज़र ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम समझेंगे कि यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं और उनके अकाउंटिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि अकाउंटिंग का जो साइकिल था, जो प्रोसीजर था, उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते थे कि रिकॉर्डिंग किसकी हेल्प से करते हैं, हम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से करते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने लेजर पढ़ा था और समराइजिंग के अंदर हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था। फिर एनालिसिस के अंदर हमने फाइनल अकाउंट का एनालिसिस किया, जैसे अपना कैश फ्लो था या फिर अदर जो फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक थी, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो फंड फ्लो हो, चाहे वो ब्रेक इवन एनालिसिस हो। तो इन सब टेक्निक के बाद एनालिसिस करने के बाद फिर हमने क्या कहा था कि जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उन रिजल्ट्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। और उनको कम्युनिकेट करने का पर्पज़ यही रहता है कि वो जो उनका ऑब्जेक्टिव था डिसीजन मेकिंग का, वो उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो, वो अपना डिसीजन ले सकें। जैसा कि हम देखें तो यूज़र ऑफ अकाउंटिंग होते क्या हैं, सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे यूज़र किसी कंपनी में हम देखें तो जो कंपनी का जो ओनर है वो भी अकाउंट्स के बेस पर कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। जैसे ओनर है, वो क्या सोचता है, ओनर ये सोचता है कि यदि मुझे बिज़नेस की परफॉर्मेंस देखनी है या प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो मुझे अकाउंट्स को देख के वो रिफ्लेक्ट हो सकता है कि मेरे बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और मेरा बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। तो ओनर के लिए जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड फॉर इवेल्युएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। जनरली हम सोचते हैं कि ओनर और मैनेजमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जो ओनर होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि ओनर बिजनेस को रन कर सके। तो वो क्या करता है, अपनी एक टीम बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा कि जो एडमिन स्टाफ रहता है उसके अंदर ओनर अपने जो मैनेजमेंट के बंदे रहते हैं उनको रखता है। उसका पर्पज़ यही रहता है कि जो भी स्टाफ है वेरियस लेवल पे, वो उनकी परफॉर्मेंस कैसे, काम अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये रहता है, फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, जो कि ओनर भी चाहता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को पता करना। फिर क्या, फॉर मेकिंग डिसीजन। जब परफॉर्मेंस का हम देख लेंगे तो हम देख लेंगे कि हमें डिसीजन ले सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और परफॉर्मेंस वीक है तो हमें क्या करना है, क्या अल्टरनेट लेना है डिसीजन के अंदर। फिर हमें टैक्स लायबिलिटी को हम असरटेन कर सकते हैं, और जो हमारे फ्यूचर आउटकम्स हैं हम उनको एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं अकाउंटिंग के बेसिस पर। तो हमने ओनर के बाद ये पढ़ा किसका, मैनेजमेंट का पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लेंडर और क्रेडिटर। पहले हम दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि लेंडर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं। लेंडर वो रहते हैं जिनसे हम नगद रुपये उधार लेते हैं, उसको हम लेंडर बोलते हैं, लोनर बोलते हैं। जबकि क्रेडिटर वो रहते हैं जिनसे हम नगद रुपये उधार नहीं लेते, हम उनसे क्या लेते हैं, कोई गुड्स है, मटेरियल है, वो हम उनसे क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर या सप्लायर भी बोलते हैं। तो लेंडर और क्रेडिटर रहते हैं, उनमें बस थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि क्रेडिटर तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई करते हैं या उधार देते हैं, और जो लेंडर रहते हैं वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी उधार देते हैं। तो उन दोनों का ही पर्पस जो रहता है वो क्या रहता है कि किसी भी संस्था को उधार दें तो हम वो टाइमली पैसा वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और हम पैसा किसी को उधार कब देंगे, जब उसकी क्रेडिट वर्थीनेस को हम चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेंडर और क्रेडिटर का जो ऑब्जेक्टिव आता है वही आता है, फॉर जजिंग क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ एंटिटी, के बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करना। फॉर जजिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर ड्यूज, कि जब आपने क्रेडिट वर्थीनेस को चेक कर लिया और आपने उधार दे दिया तो वो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। किसके बेस पर, अकाउंट्स के बेस पर, जो रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उसके बेस पर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कस्टमर। कस्टमर जो रहता है, आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कस्टमर को किंग माना जाता है, कस्टमर्स की जो सर्विस रहती है उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट के बारे में सोचा जाता है। तो कस्टमर्स जो रहता है वो किसी संस्था से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मैं किसी संस्था से कोई चीज़ खरीद रहा हूँ उस समय जो मैं कस्टमर सर्विस मिल रही है, आफ्टर सेल्स वही सर्विस मुझे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो कस्टमर क्या देखता है, बिजनेस की कंसिस्टेंसी देखता है कि बिजनेस की कंसिस्टेंसी का मतलब है बिजनेस फ्यूचर में भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा या फिर नहीं करेगा। आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, वहाँ कुछ टाइम के लिए तो शुरू में कस्टमर की सर्विस को ध्यान रखा जाता है लेकिन बाद में उसको ध्यान नहीं रखा जाता है। तो कस्टमर का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है, फॉर डिटरमाइनिंग जनरल कंसिस्टेंसी ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस की कंसिस्टेंसी, कि बिजनेस फ्यूचर में गोइंग कंसर्न के बेसिस पर वही आपको सर्विसेज देता रहेगा जो उसने पहले दी और उसमें इंप्रूवमेंट भी करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का जो अकाउंट से इंटरेस्ट रहता है वो यही रहता है कि गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू होता है अकाउंट्स
अकाउंट्स से जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट होता है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आपने पढ़े होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स वो रहते हैं जो किसी पर्सन पर लगाए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स वो रहते हैं जो पर्सन पर नहीं लगाए जाते, जो गुड्स और सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंस कर देते हैं। जो इनकम टैक्स होता है, जैसे मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स है। मैं अपनी वेल्थ पर टैक्स पे कर रहा हूँ तो वो मेरा डायरेक्ट टैक्स है। वो हर पर्सन का अलग अलग डायरेक्ट टैक्स होता है। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम गुड्स और सर्विसेज पर पे करते हैं, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ये देखती है कि डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, इनडायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। जीएसटी से पहले आपने देखा होगा एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो होते थे वो अब जीएसटी के अंदर आ गए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करती है और उनको कलेक्ट करती है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर जो टैक्स बनना चाहिए वो बिजनेस ने जमा कराया या फिर नहीं कराया। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय आपको पता ही है एम्प्लॉय कौन होते हैं। एम्प्लॉय वो रहते हैं जो बिजनेस के अंदर वेरियस लेवल पर, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे सेमी स्किल्ड हो, वो अलग अलग लेवल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अब जो वो काम करेंगे उनको उनके काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे स्किल्ड है तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, सेमी स्किल्ड है तो कम मिलनी चाहिए, अनस्किल्ड है तो और भी कम मिलनी चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं, जो ऑडिटेड अकाउंट होते हैं उनके बेस पर ही देख सकते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट अच्छा है तो हाँ, स्किल लेवल के लिए जो रेमुनेशन है वो सेमी स्किल्ड से ज़्यादा होना चाहिए, और सेमी स्किल्ड के लिए अनस्किल्ड के लिए ज़्यादा होना चाहिए। और यदि वो देखते हैं कि रीजनेबल वेजेस एंड सैलरी है या फिर नहीं है, यदि नहीं है तो वो डिमांड कर सकते हैं किसके लिए, डिमांड फॉर एक्स्ट्रा बोनस के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें एम्प्लॉय की पूरी होती हैं, एक तो रीजनेबलनेस ऑफ वेजेस एंड सैलरी, और दूसरा क्या है आपका क्रेडिट डिमांडिंग फॉर एक्स्ट्रा बोनस। अब हम बात करेंगे जो यूज़र आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट कौन होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट वो रहते हैं जो उस फील्ड के अंदर स्टडी करते हैं और उस ट्रेंड को पता लगाते हैं कि फ्यूचर में उसके अंदर क्या ट्रेंड रहेगा, और वो ट्रेंड का पता लगाकर वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो रिसर्च एनालिस्ट के ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, फॉर इवेल्युएटिंग ट्रेंड एंड फॉर जजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एंटिटी। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि जो अपने यूज़र ऑफ अकाउंट हैं उनका अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि हमने शुरुआत इस तरीके से की थी कि यूज़र्स जो और ऑफ अकाउंट का जो अकाउंटिंग साइकिल के अंदर सबसे लास्ट में आता है कि जो अकाउंट्स का पर्पस होता है क्या होता है कि जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो यूज़र ऑफ अकाउंट इस तरीके से अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं और अपने डिसीजन मेकिंग को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे हमने यूज़र ऑफ अकाउंटिंग को यहाँ पे हमने समझा। थैंक्स।